वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जेनेटिक्स को शुरू करने वाले हैं क्लास टेंथ में जो भी छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है जेनेटिक्स या हेरिडिटी नाम से, उसको हम शुरू करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि इस वीडियो लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस चैप्टर में क्या जरूरी है, उस चैप्टर के लिए जो कुछ टूल्स हैं उस टूल्स को पढ़ेंगे ताकि वो चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ सके। ध्यान से सुनिए। चैप्टर को हम शुरू नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। हम उस चैप्टर में जो भी कुछ दिया गया है उसको समझने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता है, उन सभी चीजों को आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको शुरू से लिखना शुरू नहीं करना है। समझिए, क्या कीजिए, समझिए, ताकि आपके अंदर एक समझ विकसित हो सके और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, आप इस चैप्टर पे एक अपना अच्छा सा ग्रिप बना पाए। इसलिए आप इस लेक्चर में कुछ भी पहले से लिखना शुरू नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूं कि नोट डाउन कर लीजिए, या चुपचाप सुनिए, बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं हेरिडिटी या जेनेटिक्स और हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर। हम इस वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं कि इस वर्ड, ये जो वर्ड चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन generation टू अनदर टू अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि एक जेनरेशन से कुछ गुणों का अगले जेनरेशन में ट्रांसफर होना। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये उनकी वाइफ है, और क्या हुआ, इनकी क्या हुई, इनकी हुई इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, इन दोनों ने मिलकर एक छोटे से बालक को या बालिका को जन्म दिया, जो भी हो, जन्म दिया। तो इनमें से कैरेक्टर्स इसके अंदर जाएंगे, इनमें से कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर जाएंगे। तो इन कैरेक्टर्स के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। और इस चैप्टर में हम उन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कैरेक्टर्स कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं वो किस चीज के माध्यम से होकर जा रहे हैं, कैरेक्टर्स अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर जाएगा, कौन सा कैरेक्टर नहीं जाएगा, या माता पिता में अगर दो कैरेक्टर हैं उसमें से कौन सा कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा, कौन सा कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं करेगा, कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो इन सभी कैरेक्टर्स को लेकर जाएंगी, कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब ये हुआ कि इनमें से जो कुछ कैरेक्टर इस पीढ़ी में, ये मान लीजिए ये पीढ़ी है, मान लीजिए ये एफ है, ये एफ पीढ़ी है, ये एफ पीढ़ी है। एफ मतलब फीलियल होता है, फीलियल यानी कि प्रोजेनी पीढ़ी, जो भी कह लीजिए। मान लीजिए ये एफ पीढ़ी है और एफ से एफ वन में ये पहली पीढ़ी में गई, ये क्या है, पहली पीढ़ी में गई, ये है पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स, और पेरेंट्स से पहली पीढ़ी में गई। तो इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में गुणों के ट्रांसफर को हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। इतना आप समझ गए होंगे कि पेरेंट्स से प्रोजेनिज यानी कि बच्चों में गुणों का ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना कहलाता है हेरिडिटी। तो कम से कम इस डेफिनेशन को आप ध्यान में रखिएगा, इस डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा। अभी के लिए ये चैप्टर हमारे लिए गायब होता है, अभी हम उन टूल्स को पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर हमें समझ में आ जाए, ठीक है। मिटा दूं, मिटा दूं, चले मिटाते रहो। कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आई कलर है, हाइट है, आई कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। नोज, नोज का शेप साइज, ईयर शेप साइज, आंख का कलर तो मैंने बोल ही दिया है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, हजारों कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उनमें से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर्स का जाना हेरिडिटी कहलाता है। अभी हम यहाँ पे डीएनए के बारे में देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। हालांकि हमने डीएनए वाला पोर्शन रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया है। अगर आपने लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो जाके रिप्रोडक्शन के लेक्चर को सीक्वेंस वाइज अटेंड कीजिए। मैंने एक एक लेक्चर को सीक्वेंस में डाल रखा है, सीक्वेंस को ब्रेक करने का गलती मत कीजिएगा। डीएनए, डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां से हमें इस वर्ड को देखना है, न्यूक्लिक एसिड, एसिड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एसिड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द
न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा एसिड जो न्यूक्लियस के भीतर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, इनसाइड द न्यूक्लियस। और किसके न्यूक्लियस के? द न्यूक्लियस ऑफ सेल, द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये एक सेल है, मान लीजिए ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, मान लीजिए ये कोई सेल है और ये उस सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाई लेयर होती है, उसमें 2 लेयर पाए जाते हैं, और ये है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें कुछ धागे नुमा रचना पाई जाती है, इसमें जो कुछ धागे नुमा रचना ऐसी पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। क्या बोलते हैं हम? डीएनए। ध्यान से देखिए, जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, धागे नुमा रचना के आकार में रहता है। लेकिन वो धागे नुमा रचना कैसी होती है? धागे नुमा रचना, जो धागे नुमा रचना है उसमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, उनमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। उनमें कितने स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं? 2। उनमें कितने स्ट्रैंड पाए जाते हैं? 2। हालांकि ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है, इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो डीएनए होता है वो बहुत ही छोटा होता है। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ये है 2 स्ट्रैंड्स, ये क्या है? 2 स्ट्रैंड्स। और ये कैसी एक धागे नुमा रचना बना रही है कि नहीं बना रही है? तो इस पूरे को बोलते हैं डीएनए, इस पूरे को बोलते हैं डीएनए। अच्छा, डीएनए जब बहुत लंबी होती है, डीएनए जब बहुत लंबी होती है अपने एक्सटेंडेड फॉर्म में, डीएनए बहुत लंबी होती है, तो उसको हम, उस धागे को बोल देते हैं क्रोमैटिन। उस धागे को क्या बोल देते हैं? क्रोमैटिन। उस धागे को, डीएनए के धागे को क्रोमैटिन बोल देते हैं। डीएनए ने जो धागा बनाया है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऐसा एसिड है जो धागे नुमा रचना में पाया जाता है, और उस धागे को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन भी डीएनए होता है, क्रोमैटिन भी डीएनए होता है, क्रोमैटिन भी डीएनए होता है, लंबा डीएनए, बहुत लंबा डीएनए। क्या होता है? लंबा डीएनए। अभी वो किसी भी प्रकार से फोल्ड नहीं हुआ है, अभी वो किसी भी प्रकार से फोल्ड नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो लिख लीजिए, ये है डीएनए। ये क्या है? डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है? हेलिकल। देखिए हेलिक्स बना रहा है कि नहीं? ऐसे 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 ऊपर की ओर जा रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर। इतना नोट डाउन कीजिए। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऐसा एसिड है जो न्यूक्लियस में, किसके न्यूक्लियस में? सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल्स हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? मिटा दूं? मिटा दूं? ठीक है, मिटा देना। इन सभी चीजों को हम मिटा देते हैं। अभी हम इन सभी चीजों को मिटा देते हैं। हम जान गए जो डीएनए होता है, डीएनए सेल्स के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के भीतर। डीएनए कैसा होता है? डीएनए धागे नुमा रचना होती है। धागा कैसी होती है? उसमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, और वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, घूमता हुआ, घुमाऊ स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? घूमता हुआ स्ट्रक्चर बनाता है। घूमता हुआ यानी कि मान लीजिए, आप देखिए, मान लीजिए मार्कर है, ठीक है? ये मार्कर है, तो मैंने बहुत सारे मार्कर को इधर से धागे से जोड़ दिया और इधर से धागे से जोड़ दिया, ठीक है? बहुत सारे मार्कर को, ये धागा है, ये है धागा और ये है मार्कर, ठीक है? अब इसको आप घुमाइएगा, अब इसको आप घुमा दीजिएगा, उसी को बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर आप एक ही तरह के बहुत सारे मार्कर को समान दूरी पर रखकर समान डिस्टेंस पे धागे से जोड़कर और आप उसको घुमा दें, ऑब्वियसली वो घूम जाएगा। ऑब्वियसली क्या होगा? घूम जाएगा। ध्यान रखने लायक बात यह है कि धागा फंसना नहीं चाहिए, ये धागा इसमें उलझना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये धागा इसको काट रहा है। आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये धागा इसको काट नहीं रहा है, हम उसको ऊपर से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि काटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काट नहीं रहा, ये धागा इधर कट नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अगर हम मार्कर को इस प्रकार ले और उसको घुमा दें, उसको हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें कितने स्ट्रैंड है? इसमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है?
अब देखिए, हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जीन। क्या पढ़ने वाले हैं? जीन। तो मान लीजिए ये डीएनए है, मान लीजिए ये क्या है? डीएनए है। मान लीजिए ये डीएनए है। डीएनए में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स के मैं नाम लिख दे रहा हूं जिनसे डीएनए बना हुआ था। ये एक पॉलीमर है। ये क्या है? पॉलीमर। देखिए पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर यानी कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा। पॉली मतलब बहुत बड़ा, पॉलीमर मतलब होता है कि एक ही छोटा छोटा मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। और मोनोमर होता है एक मॉलिक्यूल। तो डीएनए का जो छोटा अंश होता है, डीएनए में जो छोटा अंश होता है, हम उसको बोलते हैं। अच्छा, वो सब छोड़िए, हम बता रहे हैं कि डीएनए किससे बना होता है। डीएनए मेनली ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज बोलना ठीक नहीं है, शुगर बोल दीजिए, शुगर। डीएनए में होता है शुगर, क्योंकि ग्लूकोज यहां पे गलत हो जाएगा। शुगर, शुगर के साथ और क्या क्या रहता है डीएनए में? शुगर के साथ कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, N2 कंपाउंड, N2 कंपाउंड, N2 कंपाउंड। और इनके साथ होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट आप जानते हैं, फॉस्फेट पी से उसको डिनोट करते हैं, और इसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, ठीक है, फॉस्फेट। ध्यान से देखिए, डीएनए मेनली इन्हीं सब चीजों से बना होता है। शुगर, नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड होता है, और फॉस्फेट होता है। शुगर, नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड और फॉस्फेट, ये तीनों मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से सुनिए। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे, मान लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड है, मान लीजिए ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से मिलकर बना है? शुगर, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड और फॉस्फेट। ये पी से उसको डिनोट करते हैं। किसमें? पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं। और फॉस्फेट क्या होता है? ये फास्फोरस का एक कंपाउंड होता है। फास्फोरस का और ऑक्सीजन का मिलाकर एक कंपाउंड होता है। तो डीएनए में मेनली यही तीन चीज पाए जाते हैं, और इन तीनों को मिलाकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये उसका एक स्टैंड है, मान लीजिए उसका एक स्टैंड है, और दूसरा स्टैंड लेंगे तो इसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीएनए का एक स्टैंड। उसी प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है, दो स्टैंड, यही दोनों इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो होता यह है कि डीएनए में कुछ ऐसा हिस्सा होता है, मान लीजिए यहां से यहां तक का हिस्सा, मान लीजिए यहां से यहां तक का हिस्सा, मान लीजिए ये जो हिस्सा मैंने आपको इस बॉक्स के अंदर दिखाया है, ये फंक्शनल है। ये क्या है? फंक्शनल। ध्यान से सुनिए, फंक्शनल का मतलब क्या होता है? फंक्शनल का मतलब होता है काम करने वाला। फंक्शनल जो फंक्शन करे, फंक्शनल यानी कि जो काम करे, फंक्शनल यानी कि जो काम करे। हमारा जो डीएनए है बहुत लंबा डीएनए होता है। डीएनए में हर एक हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो काम करना लाखों साल, करोड़ों साल पहले बंद कर चुके हैं। जैसे आपको याद होगा, आपने अगर स्केलेटन सिस्टम अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है क्लास 8, 9, 10 या छोटे क्लासों में, तो स्केलेटन सिस्टम में आपको टेल बोन पढ़ाया जाता होगा। बहुत छोटी टेल बोन होती है, अभी भी वो हमारे अंदर है, अभी हमारे पास टेल नहीं है। तो हमारे डीएनए में कुछ हिस्सा काम करना बंद कर दिया, इसीलिए टेल निकलना बंद हो गई। यानी कि डीएनए में बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे डीएनए के भीतर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारे हिस्से हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल। उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल। यानी कि डीएनए का वो हिस्सा जो फंक्शनल है। अच्छा, ये फंक्शनल है तो ये क्या करेगा? डीएनए से ये कुछ कराएगा। जैसे आपके मान लीजिए कोई नाइजीरिया या साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर होते हैं। वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? मस्कुलर। तो उनके डीएनए में जो फंक्शनल पार्ट है, उनके डीएनए में जो फंक्शनल वाला पार्ट है, जो काम करने वाला पार्ट है, किसका? मसल्स का। क्या है? मसल्स का। तो वो उनसे प्रोटीन बनाता है ताकि उनका मसल डेवलप हो सके, ताकि उनका मसल डेवलप हो सके। तो डीएनए से प्रोटीन बनवाता है। डीएनए से क्या बनवाता है? प्रोटीन। ये जो फंक्शनल पार्ट है, डीएनए से क्या बनवाता है? प्रोटीन। अगर ये डीएनए का ये हिस्सा प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है, डीएनए का अगर ये हिस्सा प्रोटीन बनाने में, अच्छा, ये प्रोटीन किस किस चीज का हो सकता है? अभी मैंने मसल्स का उदाहरण दिया है। हो सकता है ये प्रोटीन आई कलर में मदद करे। किसमें मदद करे? आई कलर में। हो सकता है ये केराटिन प्रोटीन बनाने में मदद करे। हमारे बाल जो है वो केराटिन प्रोटीन के होते हैं। नाखून, बहुत सारे अलग अलग काम। प्रोटीन हमारे शरीर में सिर्फ मसल्स में तो नहीं होता है,
हमारी क्या होता है, इलास्टिक प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं हमारे मसल्स में, हमारी टेंडन्स में, हमारे ईयर, हमारे हेयर्स में, हमारी आंखों में बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हमारे एंजाइम्स में, हम जो खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए जो जाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो यानी कि डीएनए से वो प्रोटीन बनवा दे, डीएनए से वो प्रोटीन बनवा दे, डीएनए से अगर अगर ये डीएनए का हिस्सा प्रोटीन बना रहा है तो इस हिस्से को हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। क्योंकि जीन शब्द यूज किया जाएगा इसीलिए मैं जीन पे आ रहा हूं। जीन शब्द यूज किया जाएगा, एलील शब्द यूज किया जाएगा, इसीलिए मैं जीन पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होता है। डीएनए में बहुत सारा हिस्सा होता है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में बहुत सारा हिस्सा होता है। कुछ हिस्सा काम करता है, कुछ हिस्सा काम नहीं करता है। जो हिस्सा काम कर रहा है अगर वो प्रोटीन बनवा दे तो उसको हम जीन बोलते हैं। बस बात खत्म। अच्छा, वो प्रोटीन किस चीज का बनाएगा? किसी भी चीज का बनाए, हमको उससे क्या लेना देना? हमको बस ये जानना है कि डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो प्रोटीन बनाने में सक्षम है, उसको हम जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन। यहाँ पे अलादीन का जादुई चिराग वाला जीन मत मान लीजिएगा, ये जीन अलग है। ये जीन क्या है? ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, डीएनए का छोटा सा पार्ट है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? शुगर, नाइट्रोजन के कंपाउंड और फॉस्फेट। फॉस्फेट किस चीज से मिलकर बना होता है? फॉस्फोरस। फॉस्फेट में और क्या क्या होता है? इसके साथ ऑक्सीजन भी होता है। इसके साथ क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए डबल हेलिकल होता है। क्या ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं क्रॉस कर रहे हैं। ये हम ऊपर से देख रहे हैं, इसीलिए हमको एक दूसरे को काटते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो ये काट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमने डीएनए के जीन को पढ़ लिया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। मिटा दूं? मिटा दूं? अब हम देख रहे हैं कि एलील क्या होता है। एलील, एलील ये है जीन। हम अभी अभी जीन को समझ गए हैं। और ये है एलील, ये है एलील। ये क्या है? एलील। ठीक है, अब देखिए, इसको समझने से पहले हम थोड़ा डीएनए को मोड़कर हम क्या कंडेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, हम डीएनए को क्रोमोसोम में बना दे रहे हैं। क्रोमोसोम पहले समझ लीजिए। जीन और एलील, जीन हमने समझ लिया है। एलील को समझने से पहले हम क्रोमोसोम को समझ लेते हैं। क्रोमोसोम, ये सारी चीजें मैंने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ाई है और यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने देख लिया कि डीएनए एक धागे नुमा रचना है। क्या है? धागे नुमा रचना, जो कहाँ होती है? सेल्स के अंदर होती है। सेल्स के अंदर होती है। सेल्स के अंदर होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि सेल जब डिवाइड कर रही होती है तब क्या होता है? ये जो धागे नुमा रचना होती है ये तो फैली हुई होती है। अगर उसी समय सेल डिवाइड कर ले तो बंटवारा करने में, सेल को आधा आधा डीएनए में लेने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। सारा धागा एक दूसरे में उलझ जाएगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपकी कोई काम कर रहे हैं और धागे से कोई काम कर रहे हैं और धागा एक साथ बहुत उलझ जाए तो उस धागे को सुलझाने में कितना देर लगेगा? सोचिए, सोचिए, आपके पास हाथ है, आपके पास फिंगर्स हैं, आपके पास आईज हैं, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसरी ऑर्गन है, आपके पास ब्रेन है। आप उस धागे को सुलझाने में कितना देर लगाएंगे? सेल्स के पास ऐसा क्या है? क्या सेल्स के पास ऐसा हाथ है कि पकड़ के डीएनए को सुलझा दे? नहीं है। सेल्स के पास क्या है? सेल्स के पास कुछ एंजाइम्स हैं जो डीएनए को काट सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सेल्स को इन डीएनए को एक खास फॉर्मेट में बांधना होता है ताकि हम आधा आधा अपना बांट लें। आधा आधा हम अपना बांट लें। सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? सेल बढ़ रही है, सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, आधा डीएनए इधर जाएगा, आधा डीएनए इधर जाएगा। यही तो मतलब हुआ। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? तो सेल्स के पास अपनी हाथें नहीं है, दिमाग नहीं है। दिमाग सेल्स के पास क्या है? न्यूक्लियस है। तो क्या वो जैसा हमारा दिमाग काम कर रहा है वैसा ही काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं, उतना वो डेवलप नहीं है हमारे सेल्स का न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। सेल्स के पास अपना हाथ नहीं है। कुछ एंजाइम्स हैं जो डीएनए को सुलझा सकने में मदद कर सकते हैं। तो सेल को ये दिक्कत होती है और इसी दिक्कत से उभरने के लिए सेल जो बड़ा सा डीएनए का क्रोमेटिन जाल होता है, जो लंबा जाल होता है, उसको क्या कर देती है? कंडेंस कर देती है। उसको बांध कर ऐसे फॉर्मेट में ला देती है ताकि वो आसानी से क्या हो सके? एक और चला जाए, एक तरफ खींच के चला जाए, या तो इधर जाए या तो इधर जाए। उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और ये दिखता कब है? ये हमेशा सेल डिवीजन के समय दिखता है, नहीं तो ये खुला रहता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रोटीन भी तो बनाना है। डीएनए से अभी अभी हमने देखा है कि डीएनए प्रोटीन बनाता था, तो ये हमेशा खुला रहता है। लेकिन डीएनए सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तब ये घूम जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट में, ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है,
ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब जो जीन वाला पार्ट है, वो जीन वाला पार्ट कहीं एक तरफ छुप गया होगा। मान लीजिए यहाँ वाला पार्ट, मान लीजिए यहाँ वाला पार्ट किसी जीन की तरह काम कर रहा है। ये जो इतना वाला पार्ट है वो किसी जीन की तरह काम कर रहा है। तो अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए सिर्फ इतना ही पार्ट किसी एक जीन, एक प्रोटीन को बना रहा है, तो हम इसको अब जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन। इसको 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 क्या बोलेंगे? जीन। यानी कि अब जो डीएनए है वो एक खास रूप ले लिया है, एक खास रूप ले लिया है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब जो लंबा डीएनए था, अब तो उसमें हम ऐसे करके जीन देख लेते थे कि यहाँ पे जीन मिल गया मेरा, ये जो जीन है प्रोटीन बनाता है। लेकिन अब ये तो कंडेंस हो गया, अब ये तो भर्ती हो गया किसी खास चीज के अंदर। अब इस पार्ट को हम जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन। यहां तक समझ गए होंगे। इस पार्ट को जीन बोलेंगे क्योंकि ये प्रोटीन बना रहा होगा। आपको कैसे मालूम बना रहा होगा? अरे हम मान ले रहे हैं क्योंकि बिना प्रोटीन, अगर मान लेते हैं नहीं बना रहा, मान लेते हैं डीएनए का कोई पार्ट प्रोटीन, तो मर जाएगा आदमी। क्या होगा? आदमी मर जाएगा। तो मान यहाँ पे जीन बना रहा, यहाँ पे प्रोटीन बना रहा होगा, इसको हम जीन बोलेंगे। हमको कुछ नहीं मालूम है कि कौन सा पार्ट क्या बना रहा है, हमको कुछ नहीं मालूम है। हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रोटीन बना रहा होगा, क्योंकि अगर नहीं बना रहा होता तो हम मर गए होते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रोटीन, हमारा एंजाइम कुछ भी नहीं बन रहा होता, हमारे बॉडी में कुछ बन ही नहीं रहा होता, तो बॉडी डेड हो जाती। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए, यहां तक नोट डाउन कीजिए। अच्छा, एक और सवाल आपसे। क्या आपको मालूम है कि ह्यूमन के सेल में, ह्यूमन के एक नॉर्मल सेल में, ह्यूमन के एक नॉर्मल सेल में कितने पेयर या कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? एक सेल में, कोई भी ह्यूमन हो, हम जानते हैं कि एक इंसान में 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या 23 पेयर, 23 पेयर। ये ध्यान रखिएगा। पहले इतना आप समझ लिए, आप इसको मन करें तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे आगे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब हमारा डीएनए कंडेंस भी हो चुका है, अब हम मिटाते हैं, अगर आगे चलते हैं। डीएनए हमारा कंडेंस हो चुका है। क्या हो चुका है? कंडेंस। अब हम थोड़ा पेयर्स को समझते हैं कि पेयर क्या होता है। तो हम जानते हैं, सेल, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया है कि जब कोई इंसान सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंचता है, अगर आप ये लेक्चर बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखे, बिना हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चैप्टर को पढ़े आ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा भारी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको जाके पहले उस लेक्चर को अटेंड करना चाहिए, नहीं तो आपको ये लेक्चर कभी भी समझ में अच्छे से नहीं आ पाएगा। 100% गारंटी है आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने देख लिया था कि सेक्सुअल मैच्योरिटी पर, जब कोई इंसान सेक्सुअल मैच्योरिटी पे आता है, तो उसके टेस्टिस में या ओवरी में, अगर वो मेल है तो टेस्टिस में, और फीमेल है तो ओवरी में सेक्स सेल यानी कि स्पर्म या एग सेल्स, अगर वो मेल है तो उसमें स्पर्म बनेंगे या मैच्योर होंगे, या अगर वो फीमेल है तो उसमें एग सेल मैच्योर होना शुरू होते हैं, एग सेल मैच्योर होना शुरू होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि उनमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं या उनमें कुछ कम होते हैं? उनमें क्या होते हैं? उनमें आधा क्रोमोसोम होते हैं। हमने ये देख लिया है कि अगर ऐसा आधा नहीं होता तो अगले पीढ़ी में क्रोमोसोम 2 गुना होता। ये हमने, अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज आप देख के आइएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं उस लेक्चर से उधार ले रहा हूं। अगर आपको समझना है तो पहले जाके रिप्रोडक्शन को पूरा देखिए, खत्म कीजिए उसको। कम से कम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर आप उसका जाके देख लीजिए, क्योंकि उसी में मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी है। तो हम जानते हैं कि हमारा आधा क्रोमोसोम हमारे माँ बाप के नॉर्मल सेल में 46, नॉर्मल सेल, हम यहाँ पे नॉर्मल सेल ले रहे हैं, नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे हम मेल ले रहे हैं। मेल का साइन ऐसे बनाते हैं, मेल का जो साइन होता है ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ले रहे हैं फीमेल, यहाँ पे उनके भी नॉर्मल सेल में, यहाँ पे नॉर्मल सेल का बात किया जा रहा है। नॉर्मल सेल में इसमें भी 46 क्रोमोसोम और इसमें भी 46 क्रोमोसोम। लेकिन रिप्रोडक्शन के समय क्या होगा? ये आधा आधा बढ़ जाएगा, ये आधा आधा बढ़ जाएगा। मतलब इधर 23 क्या हो जाएगा? इधर 23 और इधर भी 23। इसमें भी क्या होगा? इधर भी 23 और इधर भी 23। और ये जो सेल्स बनेंगी, इधर स्पर्म बनेगा और इधर ओवम बनेगा, और इधर क्या बनेगा? ओवम। यानी कि नॉर्मल सेल्स से इधर हम क्या आ गए? इधर हम आ गए गैमीट के पास।
तो गैमीट हमारे लिए कितने कितने क्रोमोसोम्स लेकर आ रहे हैं, गैमीट एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कितने कितने क्रोमोसोम्स लेकर जा रहे हैं। हम यहाँ पे ह्यूमन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं ह्यूमन के बारे में बताया जा रहा है, नहीं तो आप मान लें गधा वैसी कुछ भी मान ले सकते हैं। तो यहाँ पे आधा क्रोमोसोम यानी कि 23 इसमें क्या है 23, यहाँ पे 23 पेयर है, यहाँ पे सिर्फ 23 है। 23 पेयर यानी कि 23 जोड़ा, 23 जोड़ा यानी कि 23 जोड़ा यानी कि 46, 23 जोड़ा यानी कि 46, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 23 है, यहाँ पे सिर्फ क्या है 23, 23 सिर्फ 23 है। तो ये क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ये भी क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, और इनमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम जानते थे ये फर्टिलाइजेशन होकर कैसे कैसे मेल या फीमेल का डेवलपमेंट कराते हैं। तो मेरा यहाँ पे मुद्दा ये नहीं था, ये हमको समझाना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने समझाया। यहाँ पे मेरा मुद्दा ये है कि आखिर हमें कितने कितने क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, फादर से भी 23 और मदर से भी 23, फादर से भी 23, मदर से भी 23, फादर से भी 23, मदर से भी 23। समझ गए, समझ गए। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम नंबरिंग कैसे देते हैं, देखिए नंबरिंग कैसे देते हैं। जो बड़ा वाला क्रोमोसोम्स होता है उसको 1 नंबर, उससे छोटा 2 नंबर, उससे छोटा 3 नंबर, उससे छोटा 4 5, छोटा छोटा एकदम छोटा तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे, छोटा तक। जो सबसे छोटा होगा उसको 23rd नंबर, क्या बोलेंगे उसको 23rd नंबर, वो सबसे छोटा वाला क्रोमोसोम। सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स 1, सबसे छोटा क्रोमोसोम 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पेयरिंग कैसे हो रहा है, मिटा दूं मिटाऊं, समझ गया ना, गैमीट कैसे मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि पेयरिंग कैसे हो रहा है हमारे अंदर। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन बार बार बोल रहा हूं कि लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार 10 बार, जितना बार देखना है उतना बार देखिए। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये ओवम से मीट करेगा, ये अपना 23 एंड ये अपना 23 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास लाएंगे और बोलेंगे देखो हम क्या लाए हैं, तुम क्या लाया है, हम क्या लाए हैं, तुम क्या लाया है, हम क्या लाए हैं, तुम क्या लाया है, ठीक है। ये अपना देख रहे हैं, यानी कि ये आया है मदर, ये फादर से आया है और ये मदर से आया है। देखिए ये मान लीजिए सबसे बड़ा क्रोमोसोम, ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम सबसे बड़े वाले क्रोमोसोम्स के पास, यानी कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आया है मदर से और ये आया है फादर से, ये आया मदर से, ये आया है फादर से, ये आया मदर से, ये पहले नंबर का क्रोमोसोम है, ये भी पहले नंबर का, ये भी पहले नंबर का, ठीक है। उसी प्रकार से हम मान लेते हैं एक यहाँ पे इससे छोटा, ये आया है मदर से और ये आया है उसी प्रकार से फादर से, ये सेकेंड नंबर वाला है, ये भी सेकेंड नंबर वाला, यानी कि ऐसे 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 जाते जाते ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा 23rd नंबर वाला। ये है मदर से और ये है फादर से, और ये कितने नंबर वाला है 23rd, ठीक है। तो 2 2 4 6 8 यहाँ पे जाएंगे तो आप एकदम 46 क्रोमोसोम आपके अंदर भी हो जाएंगे। मदर फादर ने कितना भेजा था 23 और वो एक साथ मिलकर क्या बना दिए, वो एक साथ मिलकर 46 को यानी कि 46 क्रोमोसोम्स बना दिए, उन्होंने 46 क्रोमोसोम्स बना दिए। तो यहाँ पे कब हो रहा है, ये हो रहा है फर्टिलाइजेशन के समय। और हम जानते हैं कि मान लीजिए ये जो पार्ट है, ये जो डीएनए का 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 पार्ट है, ये प्रोटीन बना रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो पार्ट है ये आई कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है, आई कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है, क्या बना रहा है आई कलर के लिए। तो ध्यान से देखने लायक बात ये है, ये भी तो आई कलर के लिए बनाएगा, ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, और ये भी 1 नंबर वाला क्रोमोसोम है, ये भी 1 नंबर वाला क्रोमोसोम है। तो 1 नंबर वाले क्रोमोसोम में आई कलर तो सेम जगह होंगे, आई कलर का जो जीन है वो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ये दोनों सेम जगह पे होंगे कि नहीं होंगे। अरे ये भी 1 नंबर वाला क्रोमोसोम है, ये भी 1 नंबर वाला क्रोमोसोम है, ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, ये फादर से, ये मदर से। और हम जानते हैं जो प्रोटीन बनाता है उसको जीन कहते हैं। तो एक जीन यहाँ पे होगा और एक जीन यहाँ पे होगा, यानी कि एक ही जीन के 2 अलग अलग टाइप मिल जाएंगे, एक ही जीन के 2 अलग अलग टाइप मिल जाएंगे। मान लीजिए मदर का आई कलर ब्लैक है, ध्यान से सुनिए, मदर का आई कलर ब्लैक है, और यहाँ के फादर आई कलर यहाँ पे ब्लू मान लेते हैं। मान लीजिए किसी के फादर का आई कलर ब्लू है और उसी के मदर का आई कलर ब्लैक है। तो मान लीजिए ये मदर है तो ये ब्लैक वाला प्रोटीन बनाएगी, यानी कि ऐसा प्रोटीन बनाएगी जो आई के कलर को ब्लैक दे, और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये ब्लू बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये बाद का बात है। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक ही जीन के 2 टाइप यहाँ पे आ गए, इनको बोलते हैं एलील। एक एलील शब्द को समझाने के लिए मैं इतना देर से यहाँ पे पापड़ बेल रहा था, एलील शब्द को, यानी कि एक ही जीन के 2 टाइप्स को एलील बोलते हैं। जीन क्या है, आई कलर का जीन है। जीन किसका है, आई कलर का जीन है। ध्यान से सुनिए बाबू सोना जादू टोना, ध्यान से सुनिए।
ये आई कलर का जीन है, ये फादर से क्रोमोसोम आया है, ये मदर से क्रोमोसोम आया है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। किसके जीन है? आई कलर के। एक कैरेक्टर है आई कलर। आई कलर क्या है? एक प्रकार का गुण है, एक प्रकार का गुण है आई कलर। हाइट, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सारे गुण होते हैं। तो ये जीन है। ये क्या है? ये जीन है। क्यों जीन है? क्योंकि ये प्रोटीन बना रहा है। किसका प्रोटीन बना रहा है? आई कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है। ये भी किसका के लिए जीन बना प्रोटीन बना रहा है? ये भी आई कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है। ये ब्लू के लिए प्रोटीन बना रहा है, ये ब्लैक के लिए प्रोटीन बना रहा है। यानी कि एक ही जीन, एक ही प्रकार के ये जो जीन है, इसमें दो दो वेरिएंट आ गए। एक ही जीन के दो वेरिएंट आ गए, एक ही जीन के दो वेरिएंट। और वो जीन किसका है? आई कलर का जीन है। और उसके दो वेरिएंट कौन कौन से हैं? ब्लैक और ब्लू। इन्हीं को बोलते हैं एलील। तो अब हम यहां पे साफ साफ लिख सकते हैं, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ सेम जीन are called एलील। क्या बोलते हैं? एलील। यहां पे एग्जांपल के लिए लेते हैं जीन ऑफ आई कलर, जीन ऑफ आई कलर। और यहां पे वेरिएंट कौन कौन सा हो जाएगा? ब्लैक, ब्लू। तो ये क्या हो गए? ये हो गए एलील। ये क्या हो गए? एलील। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या भैया क्रोमोसोम एक नंबर पे आई कलर वाला जीन होगा कि नहीं होगा? ये आपका काम नहीं है। आपने डीएनए के एक एक पार्ट को थोड़ी पढ़ना है। आप डीएनए का सोचिए, करोड़ों हमारे डीएनए में हजारों, 20,000, 30,000 जीन है, 50,000 जीन है। तो आप पढ़ के एक एक 50,000 जीन के बारे में पढ़िएगा कि कौन सा जीन कहाँ है, किसके पास है, कहाँ कौन फंक्शनल है, कौन नॉन फंक्शनल है, यही पढ़ते रहिएगा। आपके सिलेबस में उतना दिया ही नहीं है। आपके सिलेबस में क्या 12th तक नहीं दिया, 12th तक ये चीज नहीं दिया। 12th में भी थोड़ा सा जाके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाता है, उसमें भी बहुत थोड़ा सा पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? बहुत कम पढ़ाता है। तो ध्यान रखिए, ये जीन है किसका? आई कलर का। इसके दो वेरिएंट क्या क्या है? इसके दो वेरिएंट है ब्लैक एंड ब्लू। और मान लीजिए यहाँ, और एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सेकेंड नंबर जीन पे यहाँ पे हाइट का जीन है। यहाँ पे किसका जीन है? हाइट का। हाइट का। ये फादर से आया है और ये मदर से आया है। सेकेंड नंबर पे जीन पे हम समझ लेते हैं, एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए इधर हाइट, अच्छा आपका हाइट क्या क्या हो सकता है? हाइट क्या हो सकता है? टॉल, लंबा। टॉल माने लंबा, और शॉर्ट माने छोटा। शॉर्ट, शॉर्ट को आप ड्वार्फ समझिए, ड्वार्फ, ड्वार्फ। ठीक है। मान लीजिए जो फादर से जीन आया है वो टॉल, टॉल का जीन, यानी कि आप में इतना ग्रोथ। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और बात आ रहा है। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है क्या? ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे किसमें, जो हमारे किस क्या करता है? जो हमारे बोन्स में, हमारे मसल्स के डेवलपमेंट में मदद करता है, जो हमारे बोन्स को ग्रोथ कराता है। तो अगर ये टॉल वाला जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा कि भाई आप सीक्रेट कीजिए, क्योंकि हमको बड़ा करना है, इस आदमी को हमको क्या करना है? बड़ा। और यहाँ पे शॉर्ट ड्वार्फ वाला जीन है। हो सकता है ये उसको बंद कर दे, इनएक्टिवेट कर दे, या हो सकता है ये कोई काम ही नहीं करे। हो भी सकता है कि ये कोई काम नहीं करे, इसको करना है करे, नहीं करना नहीं करे। या हो सकता है ये करे तो बहुत कम करे। बहुत सारी चीजें हो सकती है। ड्वार्फ, ये क्या है? ये ड्वार्फ का जीन है। तो ड्वार्फ एंड टॉल बोथ आर डिफरेंट वेरिएंट ऑफ सेम जीन। डिफरेंट वेरिएंट ऑफ सेम जीन किसके हैं? हाइट के जीन है। हाइट में टॉल भी हो सकते हैं, ड्वार्फ भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एलील एकदम क्लियर हो गया होगा। एलील एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये मान लीजिए भैया ऐसा नहीं हो सकता है कि टॉल का जीन सेकेंड नंबर क्रोमोसोम पे हो, फादर से आया है सेकेंड नंबर और मदर वाले 23 पर चल जाए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा संभव नहीं है। अगर ये सेकेंड नंबर वाले फादर पे है, तो ये भी सेकेंड नंबर वाले वहीं पे पैरेलली वहीं पे होगा, दूसरा जगह नहीं हो सकता है। मान लीजिए एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, तो वो दूसरा जीन होगा। वो क्या होगा? वो दूसरा जीन होगा। हमको इससे मतलब नहीं है। अच्छा भैया, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जीन यहाँ पे भी है और एक जीन यहाँ पे भी हो? हाँ, हो सकता है, लेकिन वो जीन किसी और चीज का हो सकता है। वो किसी और चीज का जीन होगा। यहाँ पे हम आई कलर का हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है बॉडी कलर का, स्किन के कलर का हो जाए। हो सकता है कि हमारे चमड़ा का जो रंग है वो उसका जीन पाया जा सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो ये आई कलर के लिए यहाँ पे जीन होगा तो यहाँ पे भी होगा। और यहाँ पे दो वेरिएंट है, ब्लैक एंड ब्लू, दे आर कॉल्ड एलील। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। मिटा दूं। आपको एलील एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एलील एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलील क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज लेक्चर को दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो डाउट पूछिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर लेक्चर को दोबारा देखिए। यानी कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप लेक्चर को दोबारा देखिए और डाउट पूछिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हालांकि कैरेक्टर,
हम यहाँ पे एक उदाहरण लेकर समझेंगे, क्योंकि बिना उदाहरण के समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या ही मुश्किल है। मान लीजिए एक कैरेक्टर लेते हैं, किसी भी जीव में, किसी भी इंसान में एक कैरेक्टर लेते हैं, कोई भी कैरेक्टर ले लेते हैं। कैरेक्टर ले लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं कैरेक्टर, यहाँ पे हाइट का लेते हैं। चलिए हाइट एक कैरेक्टर लेते हैं, हाइट। हाइट ठीक है, हाइट। अच्छा वो हाइट क्या 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 हो सकता है, टॉल या शॉर्ट, टॉल या ड्वार्फ, टॉल या ड्वार्फ, टॉल या ड्वार्फ। हाइट, हाइट जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। इनको बोलते हैं ट्रेट। कैरेक्टर्स के जिस प्रकार से जीन के अलग अलग वेरिएंट्स को, जिस प्रकार से जीन के अलग अलग वेरिएंट्स को एलील बोलते हैं, जिस प्रकार से जीन के अलग अलग वेरिएंट को एलील बोलते हैं। जीन कहां होता है, डीएनए का पार्ट है। और अगर डीएनए पर अगर मदर से और फादर से, जैसे मैं बताया हूं, अगर सेम जगह पर जीन है, उनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अगर पैरेलल है उनको हम बोलते हैं एलील। और मान लेते हैं वो तो डीएनए के अंदर है, वो तो डीएनए के अंदर है, और डीएनए हमको दिख थोड़ी रहा है, हम देख रहे हैं। अच्छा आपका डीएनए है, आपके जो डीएनए है, फर्स्ट नंबर पे आपका जो डीएनए है, वहां पे आप टॉलनेस का आपके पास जीन है, ऐसा तो होता नहीं है। वो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, वो हमारा दूसरा, मतलब उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि सीक्वेंस देखा मिला रहे हैं कि यहाँ पे टॉलनेस का जीन का ये सीक्वेंस है, उसमें इतना इतना राइबोज शुगर ये इतना है, तो हम इधर भी बैठ के मिला रहे हैं कि क्या हमारा उससे सीक्वेंस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो टॉल का जीन है, तो नहीं तो टॉल का जीन नहीं है। तो ये एक अलग स्टडी है। हम यहाँ पे कैरेक्टर, यानी कि हम बाहर से देख रहे हैं किसी पर्सन को, और हाइट के उसके एक कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं कि हम इसके हाइट वाले कैरेक्टर को हम पकड़ना चाह रहे हैं, इसमें हाइट कैसा है, हाइट छोटा है या लंबा है, ठीक है, ये कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं। तो हो सकता है आइदर ही इज टॉल और डॉर्फ, मतलब या तो वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, यही होगा। क्या होगा, या टॉल होगा या डॉर्फ होगा, टॉल होगा या डॉर्फ होगा। मान लीजिए बीच बीच का है, तो बीच बीच वाला हम गायब कर दे रहे हैं, क्योंकि जब ये खोज किया गया था, मेंडल ने पी प्लांट पे खोज किया था, और जब मेंडल ने क्रॉस कराया था तो टॉल और डॉर्फ आए थे, बीच का इंटरमीडिएट नहीं आया। ये इंटरमीडिएट बाद में जाके डेवलप हुआ। मेंडल ने जब क्रॉस कराए थे, मेंडल ने लगभग 28 से 30 हजार क्रॉस कराए थे। देखेंगे उन सभी क्रॉस के बारे में, उन एक आध क्रॉस के बारे में देखेंगे, उन सभी क्रॉस के बारे में। ऑब्वियसली इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी इन क्लास 10 के लेवल पर, संभव ही नहीं है उन सभी क्रॉस के बारे में पढ़ना। तो हम उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं हाइट का सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, हाइट का दो ही कैरेक्टर है, टॉल है या तो डॉर्फ है। बीच वाला कैरेक्टर गायब है, बीच वाला कैरेक्टर गायब है, क्योंकि मेंडल ने जब खोजा था तभी ये कैरेक्टर उनको पी प्लांट में नहीं दिखे थे, पी प्लांट में ये कैरेक्टर नहीं दिखते हैं। मान लीजिए उन्होंने किसी और चीज को ह्यूमन पे क्या किया होगा, अगर उन्होंने ह्यूमन पे रिसर्च की होती तो वो देख पाते हैं कि किसी के पिताजी बहुत लंबे हैं और माताजी थोड़ी सी छोटी है, तो उनका बच्चा बीच बीच में आ जा रहा है, कहां आ रहा है, बीच बीच में। लेकिन उन्होंने ह्यूमंस पे रिसर्च ही नहीं किया था। अगर वो ह्यूमंस पे रिसर्च करते तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़ता, जबकि पी प्लांट है वो 2 महीने में 3 महीने में ग्रो करके उसमें सीड निकाल सकते हैं, फिर से दोबारा डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप जल्दी जल्दी उनके कैरेक्टर्स को कैसे इनहेरिट हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जा रहा है, आपको देख सकते हैं। लेकिन एक ह्यूमन पे स्टडी करने के लिए आपको 50 साल, 60 साल, 70 साल आपको इतना देना पड़ेगा। तो क्या ये संभव है कि एक वैज्ञानिक के द्वारा इतने साल तक जीना? क्या वो 10,000 साल तक जिएगा कि वो देखता रहा ह्यूमंस को? नहीं देख सकता, ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जब खोज किया गया था उस समय पी प्लांट में या तो टॉल था या तो डॉर्फ था, बीच वाला गायब था। बीच वाला क्या था, गायब था। तो हम उसके एक कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं, उस कैरेक्टर को मान लेते हैं हाइट है, या तो उसका हाइट टॉल होगा या तो उसका हाइट डॉर्फ होगा। इन दोनों को बोलते हैं ट्रेट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, ट्रेट। यानी कि डिफरेंट वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। एक ही कैरेक्टर के अलग अलग जो वेरिएंट होते हैं उनको हम ट्रेट बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट। और ये जो कैरेक्टर है ये कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल्ड बाय जीन। और जीन हमने देख लिया, ये जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जीन। और ये एलील्स के द्वारा कंट्रोल किया जाते हैं। और सिर्फ ये टॉल नहीं, ये भी, मैं अगर टॉल के पास दे रहा हूं तो ये यहां ये भी डॉर्फ भी कंट्रोल्ड बाय एलील, ठीक है। अलग अलग एलील से टॉल और डॉर्फ कंट्रोल किए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं। हमने चैप्टर के बेसिक्स को पढ़ा है। इसके बिना अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने और नहीं पढ़ने का एकदम बराबर रख रहे हैं।
अगर आपने जो मैंने लेक्चर दिया है, शुरू शुरू में मैं थोड़ा सा डेविएट हुआ था, थोड़ा सा पढ़ाने में मुश्किल आई थी, क्योंकि मैं भी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं। ऑब्वियसली मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक एक चीज को डिटेल में बताने का कोशिश किया है, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से ग्रिप बना सके, पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो लेक्चर को इतना देर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर को एक बार दो बार देखिए, इस लेक्चर को दोबारा देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, सवाल पूछिए टीचर से। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, चुपचाप चले जाइए अपने स्कूल में, सर से पूछिए कि ये कैसे हो रहा है। पूछिएगा तब कोई बताएगा। हो सकता है कि एक टीचर से नहीं मालूम पड़े, दूसरे टीचर से, तीसरे, पूछने से मालूम चलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। चलिए, ठीक है, बाय।